आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे, और अगर नहीं है तो हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है बहुत पास, दैट इज़ नीट 2025। तो इंतज़ार जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए स्ट्रेस अगर हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जितना कम स्ट्रेस लोगे बच्चों उतना ज़्यादा जो है आप फोकस कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन पर। तो हमने इवोल्यूशन चैप्टर जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, और आज जो हम इस इवोल्यूशन चैप्टर में करने वाले हैं दैट इज़ द टॉपिक एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो आपको पता चल गया कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बट इस इवोल्यूशन के होने में जो मतलब इतने साल पुराना जो प्रोसेस है, इसका हम कैसे मतलब प्रूफ कैसे करेंगे इसको। सो दैट्स वाई we have to come up with the evidences of evolution. So this is the topic that we are gonna cover in this particular session. चलिए देखते हैं। तो बेटा हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, और उसमें से डार्विन्स थ्योरी और ह्यूगो डेविस थ्योरी वगैरह के भी बारे में पढ़ लिया था। सो दिस इज़ बेसिकली अ रिवीजन। लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट जो हम आज करने वाले हैं कंप्लीट। ओके, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आप जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में अगर हम पढ़ेंगे तो दैट इज़ द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये कौन कौन से टाइप का एविडेंसेस है जो आपको एक्चुअली में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इवोल्यूशन, तो ये सब प्रूफ्स है बच्चों, ये सब प्रूफ्स है जिससे हमें पता लगता है कि इवोल्यूशन सचमुच हुआ था। जो हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं वो सचमुच में हुए थे, ठीक है बच्चों। फिर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस एंड बायोकेमिकल एविडेंस। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे फर्स्ट जो है हम एविडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। व्हाट कैन यू think about embryological evidence? Obviously it is something related to embryos, right? So let's focus on this. अब देखिए बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कुछ है। अब यहाँ पर बेटा हम ऑब्वियसली एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोज के पिक्चर्स भी बने हुए हैं, ह्यूमन का है, फिश का है। तो ज़रा देख लें क्या है यहाँ पे। सर्टन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज आर कॉमन टू वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट फॉर्म्स। इन फीचर्स से यहाँ पर ऐसा बोला गया है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से, जिनका ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज आर कॉमन टू वर्टिब्रेट्स। सो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ फीचर्स जो हैं वो सारे ही वर्टिब्रेट्स में क्या होंगे बच्चे, कॉमन होंगे, लेकिन एडल्ट फॉर्म्स में वो सेम फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट बिहाइंड द हेड। ओके, बट ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कहाँ है बच्चों, गिल स्लिट्स। तो इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, ठीक है। तो ये जो है एडल्ट वर्टिब्रेट्स में, तो बेटा क्या अपने को गिल्स दिखता है क्या, हमारे में नहीं दिखता है ना, वी आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स राइट। बट क्या आपको कहीं गिल्स दिखता है? बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ह्यूमन का जो है ये रहा अर्ली स्टेज एम्ब्रियो ह्यूमन का, ठीक है बेटा, जिसमें यहाँ पर आपको गिल स्लिट्स नजर आएंगे, ठीक है। और फिश में तो दिखता ही है, ठीक है, बट मैच्योर होने के बाद नहीं दिखता है। तो यहाँ पर यही ऐसा कहा गया कि कुछ जो एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो सारे ही वर्टिब्रेट्स में सेम या सिमिलर होंगे, लेकिन वो जो है कहाँ पर बच्चों, ये जो है एडल्ट फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है। ये बताया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब ठीक है भाई, मैंने बोला ना इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था बच्चों, बहुत ही इनिशियल टाइम पीरियड था। अभी आप अगर कुछ बहुत नया सोचोगे राइट, तो आपकी बात अगर वैसी मानने लायक होगी तो वो रखी जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। बट हाँ, अभी बहुत सारा प्रोसेस है, यू हैव टू बी अ रिसर्च साइंटिस्ट अगर आपको अपनी कुछ भी वैसी बातें कहनी है तो ऐसे ही वहाँ पर उस टाइम पर ये जो है कुछ लोग हुआ करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीपल हु यूज्ड टू, जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी, और उसके बाद उन्होंने जब उनको प्रूफ कर दिया तो वो एक्सेप्ट हुई, अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो वो एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है। तो अभी क्या हुआ बेटा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का अगर हम आगे देखें तो ये प्रपोजल जो था, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, जब भी कोई भी थ्योरी आती है तो वो प्रपोजल मतलब उनको बताया जाता है, ठीक है, आपने बता दिया वर्ल्ड को। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट हो रही है थ्योरी, ये तो मतलब कि लोग ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्रूफ होगा तो थ्योरी एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर प्रूफ नहीं होगा, जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊं,
जैसे आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हो, राइट, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना बच्चे, तो वो प्रूफ नहीं आया आपके पास कि आपने मेहनत करी है। क्योंकि दुनिया वाले ना बेटा तभी मानेंगे जब आप उनको प्रूफ देकर दिखाओगे कि हाँ आपका नीट में सिलेक्शन हो गया और आपकी इतनी रैंक आई एंड यू गॉट दैट 1 MBBS सीट। ओके, तो ये है आपका प्रूफ। तो यहाँ पर जब तक ये प्रूफ नहीं हुआ, अब इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाली थ्योरी तो दे दी, बट ये जो प्रपोजल था वो डिसअप्रूव हो गया। किनसे? कार्ल एर्नेस्ट वॉन बेयर, ये दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं, दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि एम्ब्रियोज जो है मतलब कि एडल्ट स्टेजेस पास करते हैं, वो भी दूसरे एनिमल्स के, ठीक है। तो इन्होंने ये वो वाली थ्योरी जो है उसको क्या कर दी, डिस्कार्ड कर दी, ठीक है। तो ये था आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। Now the next type of evidence that we're gonna study about is anatomical and morphological evidence. अगर मैं इसकी बात कहूँ तो मैंने शायद थोड़ा बहुत तो आपको बताया है, अगर नहीं बताया है तो ध्यान से सुनिए, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली हम जो है स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ज़रा आप देखिए यहाँ पर खूबसूरत सा डायग्राम बना हुआ है, राइट, जहाँ पर आपको दो डिफरेंट टाइप के, अब देखो बेटा, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ये जो है बेस्ड है किस पे, ऑन द कंपैरिजन ऑफ फॉर्म्स, ऑन द कंपैरिजन ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो डिफरेंट ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, और एंड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो आगे ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा, जरा आगे इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। अब देखो बेटा, इसी एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में जो है हम पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। तो क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको पता है क्या होता है? डाइवर्ज बेटा मतलब कुछ एक ओरिजिन है और वहां से इस तरीके से डाइवर्ज हो रही हैं चीजें। मतलब अब देखो मैं जरा आपको बताऊं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, all of them have humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus and phalanges in their forelimbs। यहाँ पर अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर्स तो बच्चों क्या होंगे, इट विल बी सिमिलर, बट क्या होगा बेटा, अडेप्टेड टू सर्व डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। लेकिन अडॉप्टेड है कहाँ पर, क्या करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट मतलब स्पेसीज में जो है डिफरेंट फंक्शंस के लिए अडॉप्टेड है सेम स्ट्रक्चर, जैसे हमारा हाथ है तो वैसे ही उनका भी हाथ है, बट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे अगर आप देख सकते हो बेटा, आर हैंड है ना, हमारा हैंड तो बेटा मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है, करेक्ट, हमारा हैंड मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है, पर वही यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर इन वेल्स या फिर डॉल्फिन्स जो है स्विमिंग के लिए यूज होता है, मतलब फिशेस में, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पर आप देख रहे हो एनिमल्स में, ये किसके लिए यूज होता है, ये रनिंग के लिए यूज होता है। तो आप समझ रहे हो, तो बेटा अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात हुई तो स्ट्रक्चर तो सेम है ना, क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर तो सेम है बट एडॉप्टेड है क्या, सर्व करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस, है ना, क्योंकि उनका जिस तरह का हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्चुअली प्रॉपर जो स्ट्रक्चर्स है, जो रियल स्ट्रक्चर्स है वो जो है अडॉप्ट हो गए हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो क्या है बच्चों, ये है सिमिलर स्ट्रक्चर जो कि अडॉप्ट हो गए हैं क्या करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस सर्व करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट जो है स्पीसीज हैं उनके डिफरेंट हैबिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनकी वजह से उनका जो है जो स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट हो गया एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। तो स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट फंक्शंस क्या है बच्चों, डिफरेंट हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है बच्चों, अब देखो यहाँ पर बैट भी है जो क्या है, फ्लाइंग के लिए यूज होता है। तो बेटा स्ट्रक्चर्स तो क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शंस क्या हो जाएंगे बेटा, फंक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या हो जाएंगे बच्चों, फंक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को, इसी टाइप के इवोल्यूशन को कहते हैं हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अगर हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, है ना। तो बेटा ये हमने किस में पढ़ा, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में। अब देखो बेटा इसी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हम पढ़ सकते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। क्या बेटा, होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमो मतलब क्या होता है, सेम,
आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में, राइट। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर होमोलोगस स्ट्रक्चर की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर सेम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे बच्चे, बिल्कुल सेम होंगे इन एनिमल्स दैट डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस में डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, एडेप्टेशंस, ठीक है। तो ये क्या, डिफरेंट नीड्स की वजह से उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो यही तो हमने पढ़ा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, यही तो पढ़ा ना बेटा। तो होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो अगर हम होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो वो क्या करता है, कॉमन एंसेस्टर होते हैं इनके, क्या होते हैं बच्चों, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसिस्टर होते हैं। बस होता क्या है कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं, जिनकी वजह से ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हो जाते हैं एंड दे गेट डिफरेंट फंक्शंस, मतलब ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करने लग जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। अब देखो बेटा, अगर हम अदर एग्जांपल्स देखें होमोलोगस ऑर्गन्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुकुरबिटा एक स्पीसीज है और एक है बुगेनवेलिया, ठीक है बच्चों, जिसमें से यही सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि एडेप्टेशन है इनका डिफरेंट। अगर हम बुगेनवेलिया है तो आप देख रहे हो यहाँ पे थॉर्न्स है, क्यों बेटा, क्योंकि थॉर्न्स किस में होते हैं बेटा, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये जो है, और यहाँ पर क्या है बेटा, टंडल्स, क्योंकि इनको क्या करना था ना, इनको ग्रो करने के लिए इनको कहीं चढ़ाई करनी थी, क्या करना था, इनको चढ़ाई करनी थी, ठीक है। तो ये उनका हो गया, थॉर्न्स जो है ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। अब बाकी और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि वर्टिब्रेट्स, हार्ट्स और ब्रेन्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गया होमोलोगस और स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स मतलब स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगा बट पीयर प्रेशर की वजह से बेटा नहीं होता है, वो नहीं होता है। आपको जो है ना, आप में जो है, मतलब आपके तीनों भाई बहन है, मान लो अब जैसे मैं अपनी ही बात बता दे रही हूँ, वी आर 3 सिस्टर्स, ठीक है, बट तीनों ही मम्मी पापा तो सेम है ना बेटा, हमारे एंसेस्टर्स तो सेम है, बट वी ऑल 3 आर, हमारा तीनों का जो है ना बेटा बैकग्राउंड डिफरेंट है। मैं बायोलॉजी की हूँ, मेरी मिडिल वाली सिस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जो थर्ड वाली सिस्टर है शी इज डूइंग कमर्शियल, मतलब सीए बन रही है। तो बेटा देख रहे हो, एंसेस्ट्री तो सेम है ना, बट वी ऑल आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसी को क्या बोलेंगे, होमोलॉगी बोलेंगे। आई होप आप भूले ना, ठीक है बेटा। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कैसा बेटा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन होगा बेटा, फंक्शन तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एंसेस्टर्स कॉमन होंगे, नो, एंसेस्टर्स कॉमन नहीं होंगे, बट डिफरेंट एंसेस्टर्स का सिमिलर ही जो है वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, एव्स, ईगल विंग, ईगल क्या है, बर्ड्स हैं, राइट। इनके जो विंग्स हैं वो भी क्या होते हैं, फ्लाइंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बटरफ्लाई के जो विंग है, ऑर्थ्रोपॉड्स हैं, क्या है बेटा, ऑर्थ्रोपॉड्स, ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स में आते हैं, राइट। तो इनका भी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, बट काम क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लाइंग के लिए यूज हो रहे हैं। दोनों ही किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बच्चों, अगर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन को आपको पूछा जाए तो एनाटॉमिकली क्या है बेटा, यहाँ पर डिसिमिलर स्ट्रक्चर है। क्या ये सेम स्ट्रक्चर है, नो, दे आर डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस So I hope it is clear to all of you, ठीक है बेटा। तो डिफरेंट स्पेसीज के होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, बट फंक्शंस जो है बिल्कुल सेम कर रहे होंगे। तो ऐसे ऑर्गन्स को जो है बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं बच्चों, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है बेटा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अब सेम उसका अपोजिट हो जाएगा आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इनके क्या होंगे, सिमिलर फंक्शन होंगे बट डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। तो बेटा यहाँ पर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा, ईगल्स के भी विंग्स फ्लाइंग के लिए यूज हो रहे हैं और बटरफ्लाई के भी विंग्स फ्लाइंग के लिए यूज हो रहे हैं। और आप लोग भी उड़ जाओ और डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में मोटिवेशन जो है ज़रूरी है, ठीक है। चलिए
अब देखो बच्चों, अगर हम और भी एग्जांपल्स की बात करें एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में, तो ये पेंगुइन जो है ये क्या है बच्चों, एव्स बर्ड्स में आता है, और डॉल्फिन जो है वो मैमल्स में आता है। तो यहाँ पर जो है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स दोनों ही किस लिए काम आ रहे हैं बेटा, ये भी स्विमिंग करते हैं, ये भी स्विमिंग करते हैं। तो आप देख रहे हो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, बट फंक्शंस जो है बिल्कुल सिमिलर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, अनदर स्लाइड। अगर हम और एग्जांपल्स देख लें एनालॉगस स्ट्रक्चर का, तो ह्यूमन आई हो गया और ऑक्टोपस की आईज हो गई, ठीक है, द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स। सो बेसिकली दोनों ही का काम क्या है, सिमिलर है। क्या करते हो आंखों से, आंखों से क्या करते हैं बच्चों तो वही तो कर रहे हैं। तो दोनों ही आंखें जो है फंक्शंस तो क्या है, सिमिलर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं यहाँ पर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्योंकि बच्चों एग्जांपल्स यहाँ पर इसलिए इतने हैं, रीजन इज कि इन्हीं एग्जांपल से बेटा आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से पता लगाओ कि भाई कौन से एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है, कौन सी होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स है। तो इसलिए जरा ध्यान से देख लो। तो ये हो गया स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों का ही क्या है, स्वीट पोटैटो क्या है बेटा, रूट मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, एंड पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, बट काइंड ऑफ अगर आप खाओगे तो आपको जो है फंक्शंस जो है इनका क्या है, सिमिलर है। ओके, नाउ अब एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, उनका एक शार्प शॉर्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, होमोलोगस मतलब याद रखो, होमो मतलब हुआ सेम स्ट्रक्चर बेटा, स्ट्रक्चर तो सेम होगी बट फंक्शंस ये परफॉर्म करेंगे डिफरेंट, ठीक है। इनमें क्या होगा, एनालॉगस में सेम फंक्शन होगा, बट आप ऐसे याद रखो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, इस तरह आपको याद रखना है। इसमें सेम स्ट्रक्चर होंगे तो डिफरेंट फंक्शन होंगे, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो सेम फंक्शन होंगे, ठीक है। ये रिजल्ट है किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, और ये रिजल्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर, आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर अभी तक में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, दो टाइप के एविडेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ यस वी अंडरस्टूड मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक और चीज देखते हैं, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में एक और चीज आती है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या आपने पहले इसके बारे में सुना है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होती है बेटा, जैसे अगर हम अपने बॉडी की बात करें, देखो बेटा हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जहां पर अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मैं तो नहीं जाने दूंगी, हमारी बॉडी में अपेंडिक्स है, आपको पता है दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट। पहले इस्तेमाल होता था, है ना, क्यों, क्योंकि पहले अपन घास फूस खाते थे भाई, अब तो अपन पका के खाते ना, कच्चा खाना खाते थे पहले, अब पका के खाते हैं तो अपेंडिक्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या हो गया बेटा, वेस्टिजियल हो गया, अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने दैट हैव लॉस्ट ऑल और मोस्ट ऑफ देयर ओरिजिनल फंक्शन इन अ स्पेसीज थ्रू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की वजह से इनका जो फंक्शनिंग है वो बंद हो गया, मतलब ये फंक्शनल बचे ही नहीं, ठीक है। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है दैट फंक्शन नॉर्मली इन अदर स्पीसीज। तो जैसे अपेंडिक्स बेटा मैंने तो बोला कि हमारे में नहीं है, बट एनिमल्स, वैसे एनिमल्स में है जो घास या ऐसे घास वगैरह खाते हैं, क्योंकि उनके में वो चीज़ ज़रूरी है, अभी वो फंक्शन ज़रूरी है, नहीं होगा तो बेटा डाइजेशन होगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो अपेंडिक्स जो है हम में फंक्शनल नहीं है, क्योंकि अब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे एनिमल्स में वही होमोलोगस सेम ऑर्गन जो है वो फंक्शनल है, ठीक है बच्चों। नाउ प्रोवाइड सम हिंट्स अबाउट इवोल्यूशन, और ये भी हिंट प्रोवाइड करता है, सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एविडेंस, तो हम लोग इसको भी एविडेंस के तौर पर मानते हैं। ओके बच्चों, नाउ अब देखो इसमें इस एविडेंस में एक और चीज़ आती है, दैट इज एटाविज्म। क्या आती है? एटाविज्म। अब आपको बताऊं, आपने ना कई बार ऐसे ना मतलब कि खबरें सुनी होंगी कि अरे एक बच्चा पैदा हुआ, उसमें ना ऐसे पूंछ निकल रही है, ऐसे भगवान का अवतार है। हम लोग तो बेटा क्या है ना, हम लोग जो कुछ चीज़ें साइंटिफिक भी होते हैं उसको भी अपन एकदम अलग ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब आपको अटपटी सी खबर नजर आए ना, खबर आपको नजर आए या सुनने को मिले, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स को बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं बेटा? एटाविज्म। इसमें क्या हो रहा है, रीअपियरेंस हो रहा है एक ऐसे ट्रेट का जो लॉस्ट हो गया था, जो लॉस्ट हो गई थी। जैसे हमको बोला जाता है ना कि अपन मंकी से इवोल्यूट होके क्या बने हैं, ह्यूमन बीइंग बने। पहले बोलते ना बेटा तुम बंदर थे पहले, अब आदमी बने हो, ठीक है, अब इंसान बने। तो सच ही है ये, झूठ थोड़ी है, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ टेल, कई बार बच्चों में ना बेटा टेल्स का अपीयरेंस दिखने लग जाता है, ठीक है। और थर्ड निपल, देखो थर्ड निपल, जैसे आप देख रहे होगे कि अगर डॉग्स वगैरह में क्या होते हैं, बहुत सारे निपल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो दो निपल के अलावा तीसरा निपल भी दिखने लग जाता है। तो ऐसे जो प्रोसेस हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटाविज्म। सो एटाविज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एविडेंस जिसको हम एनाटॉमिकल एविडेंस में मानते हैं।
Okay, now let's move on to the next evidence, that is paleontological evidence. अब हम चलेंगे पुराने ज़माने में. कहाँ? पुराने ज़माने में चलेंगे बच्चों. ठीक है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, फाउंड इन रॉक्स. फॉसिल्स क्या है बच्चों? फॉसिल्स आपको पता ही है, जो हार्ड पार्ट्स रॉक्स वगैरह में जो जैसे कई बार दब के मर जाते हैं ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत दिनों के बाद जब उस रॉक को मतलब ऐसे हटाया जाए तो वहाँ पर उस मतलब उनका जो है स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह का देखने को मिलता है. कैसा? कुछ इस तरह का एविडेंसेस देखने को मिलता है. और पता है आपको बच्चों, ये आप रील्स वगैरह स्क्रॉल करते होगे ना तो आपको कई बार ऐसा दिख जाता है, क्योंकि मुझे तो दिखता है, आपको भी दिखता होगा. तो कभी काम की चीज़ें भी देख लिया करो, क्योंकि बिना मतलब की चीज़ें तो बहुत आती रहती हैं. ठीक है, ओके. तो देखो बेटा, इस तरह से क्या होता है, दब जाते थे दो पत्थरों के बीच में कोई भी ऑर्गेनिज्म, और जब उनको बहुत सालों के बाद उस पत्थरों को ऐसे तोड़ा जाता है तो उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है देखने को मिलते हैं. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल्स बोलते हैं. तो इनसे अपने को पता चल जाता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना साल पुराना है, उसमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स हुआ करते थे. जैसे डायनासोर के बारे में क्या हम लोग जानते हैं? हमने देखा है क्या उनको? नहीं बेटा, हमने एविडेंसेस पाए हैं, हमने यही फॉसिल्स हमें मिले हैं जिनसे हमको पता चला कि अरे भाई, डायनासोर तो इतना बड़ा होता था, है ना, काफ़ी बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा हाइट होती थी और बहुत ज़्यादा खूंखार होता था. ठीक है, तो अब देखो, द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स थ्रू फॉसिल्स एटसेट्रा इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी. तो जब हम एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करते हैं थ्रू रॉक्स, ठीक है, या फॉसिल्स, तो उसी को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं. एंड जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं जो बेसिकली ये स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट्स. क्या बोलते हैं बच्चों? पैलियोंटोलॉजिस्ट. ऑब्वियस है भाई, अब कोई भी तो नहीं कर सकता ना, सभी का एक टेक्निक होता है, इनको करने का भी एक वे होता है, तरीका होता है. तो ये जो है पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ही कर सकते हैं. लेट्स सी फॉसिल्स में यहाँ पर क्या है. द ओल्डर लेयर्स आर फाउंड इन द बॉटम लेयर्स एंड रिलेटिवली यंगर लेयर्स आर फाउंड ऑन द टॉप. तो बेटा जो ओल्डर वाले हैं वो क्या, वो आपको सबसे ज़्यादा नीचे मिलेंगे. तो जैसे होता क्या है, जब अपने को फॉसिल्स का पता करना होता है, तो अगर जो सबसे नीचे बहुत नीचे मिले हैं, ज़मीन के बहुत नीचे मिले हैं, तो क्या हम बोलेंगे ना कि वो बहुत पहले, पुराने ज़माने में, बहुत पहले, पता नहीं कितने साल पुराना जो है कुछ एविडेंस है जो मिला है. तो अगर यहाँ पर कुछ भी फॉसिल मिल रहा है मतलब वो उतने साल पुराना जो है. देख रहे हो आप, टाइम ऐसे ऐसे जितना नीचे मिलेगा उतना ज़्यादा मतलब कि साल पुराना है, जितना ऊपर मिलेगा उतना ज़्यादा क्या है, नया है. ठीक है, तो इस तरह से अपने को पता चलता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि अपन ने तो देखा नहीं है, अपन तो इसी सब पे पता करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो सबसे नीचे ज़मीन में मिलेगा दैट इज़ ओल्डर फॉसिल्स, और जब सबसे ऊपर मिलेगा दैट इज़ यंगर फॉसिल्स. ओके, अब देखिए फॉसिल रिकॉर्ड्स. अब हम ये करते कैसे हैं, या पैलियोंटोलॉजिस्ट कैसे करते हैं बेटा? इसकी पूरी पढ़ाई होती है, इसकी पूरी पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है. नरेट्स द ओरिजिन, परसिस्टेंस एंड डिमाइस ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, स्लोज प्रोग्रेशन ऑफ एवोल्यूशन अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स. अब देखो बेटा, यहाँ पर डिफरेंट पीरियड्स का दिया हुआ है, सिनोजोइक, मीसोजोइक, पेलियोजोइक. तो अपने को पता है यहाँ पर फॉसिल रिकॉर्ड्स है जिसमें अगर हमें इससे नीचे एरिया में कुछ मिला तो हम ये मानेंगे कि वो पैलियोजोइक एरा का कुछ मिला है. ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा पुराना होगा. अगर वो इस एरा में मिला है तो हम समझ लेंगे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, हम समझ लेंगे इस पर्टिकुलर मीसोजोइक एरा का जो है ये ऑर्गेनिज्म है और ये कुछ ऐसा हुआ करता था. तो इस तरीके से हमें पता चल जाती है चीज़ें कि कितना साल पुराना ऑर्गेनिज्म है, या कितना जो है नया ऑर्गेनिज्म है, या फिर ये बहुत साल पुराना है और अगर अभी नहीं मिल रहा है, अभी हमें प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, पर पहले के ज़माने में ये हुआ करता था. अब जैसे होता है ना बेटा, पहले के टाइम पे कैसे गहने पहने जाते थे, कैसे पता चल गया आपने को? बताओ मुझे, कैसे पता चल गया? ऑब्वियसली बेटा, इसी तरह से ना वो नीचे की रॉक्स में दबा हुआ, तो जिस एरा में मिला उस एरा में हम समझ गए कि हाँ भाई, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी ज्वेलरीज पहनी जाती थी. कैसे हुआ? इसी सबसे फॉसिल से पता चला. जो ज्वेलरीज वगैरह देखने को मिली तो उनको पढ़ा गया, उनको स्टडी किया गया, तो पता चला कि हाँ भाई ऐसे. हिस्ट्री में पढ़ते थे ना अपन, हिस्ट्री में यही तो पढ़ते थे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब देखो बेटा फॉसिल्स का सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है, फॉसिल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो देयर स्टडी इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड। तो जितना जिस जिस लेयर में मिलेगा उस तरीके से अपने को पता चलेगा कि कौन से जियोलॉजिकल पीरियड का है और कहाँ पर किस टाइम पर ये एग्जिस्ट करते थे एक्चुअली में। ठीक है, तो ये हमें पता लगाने के लिए एक कार्बन डेटिंग टेक्निक है जो हेल्पफुल है इस पर्टिकुलर चीज़ को पता लगाने के लिए कि भाई कौन सी एरा या कौन सी जियोलॉजिकल पीरियड में जो था ये प्रेजेंट था ये ऑर्गेनिज्म या जब एग्जिस्ट करता था। द स्टडी इंडिकेटेड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेंस। तो इससे ये भी पता चल जाता है अगर मान लो कि कुछ चीज़ें मतलब एक अभी नहीं है बट कुछ पीरियड में हुआ करता था, तो ये भी पता चल जाता है कि वो किस टाइम पीरियड में जो है हुआ करता था। ठीक है, कितने से कितने टाइम पीरियड में उनकी जो है, जैसे डायनासोर कब से कब तक रहे ये अपने को पता है ऑलरेडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही सब चीज़ों से हमें पता चला है, इसी एविडेंसेस से। न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, दे गिव क्लूज अबाउट ऑर्गेनिजम्स दैट आर लॉन्ग एक्सटिंक्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसी से अपने को पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स कब एक्सटिंक्ट हुए या क्या कैसे था। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कि तो आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल जो है अपने को मिला था। क्या मिला था बच्चों? आर्कियोप्टेरिक्स। आपको पता है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है बेटा वो बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है। चलो जल्दी से बताओ कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस में और किस में है, जल्दी से बताओ बच्चों। तो यहाँ पर आपको बर्ड्स के भी फीचर्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर विंग्स वगैरह टाइप के दिख रहे होंगे। तो ये जो मिला ना बेटा स्ट्रक्चर, इसी से पता चला कि इनके विंग्स भी होते थे और इनके ये इस तरह से मतलब कि आप देख रहे हो थोड़ा सा विंग्स भी है और थोड़ा सा क्या है ना टेल वगैरह है। तो आप देख रहे हो ये जो है एग्जैक्टली आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो फॉसिल जो है बर्ड्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड किसके बीच था? ज़रा मेरे को जल्दी से कंफर्म करके बताओ कि किनके बीच में कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन, ठीक है, बर्ड्स एंड व्हाट डैश। चलो भर दो उसको, फिल इन कर दो। कम ऑन एवरीवन, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो ये बेटा काफ़ी ओल्ड फॉसिल थी, डेटेड टू 150 मिलियन ईयर्स अगो। कब बेटा? काफ़ी पुरानी फॉसिल थी जो 150 मिलियन ईयर्स अगो मिली थी। हैड बोथ, इनमें दोनों ही एवियन एंड नॉन एवियन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब बर्ड्स वाले भी फीचर्स थे और जो बर्ड्स में नहीं होते हैं वो भी फीचर्स थे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि जो बर्ड्स में नहीं होते वो कौन से किस टाइप वाले फीचर्स थे, बताओ मुझे कॉमेंट करके। ठीक है, अब देखो बच्चों लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स क्या है? गिंगो। ठीक है, अब देखो लिविंग फॉसिल्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। ये मिलियन ईयर्स में जो है ऐसे ही रहे हैं। ठीक है, और क्लोजली रिजेंबल द फॉसिल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। तो जैसे एंसेस्टर्स को देखा गया है उनसे क्लोजली जो है इनका सिमिलरिटी पाया जाता है। तो गिंगो स्पीसीज है जो कि रिमेन अनचेंज्ड रहे हैं फॉर द पास्ट 51 मिलियन ईयर्स। तो देखो भाई कितना पुराना है ये। ठीक है, सिमिलर ट्रीज वर अलाइव 170 मिलियन ईयर्स अगो एज वेल। तो इस तरीके से 170 मिलियन ईयर्स में भी अगर अपन जाए तो ऐसे ही ट्रीज जो है थे उस टाइम पर भी और ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे हम ऐसे एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। और अपन देख लेते हैं टुआटारा। क्या है बेटा? टुआटारा। ठीक है, स्फेनोडोन पंक्टुएटस। ठीक है, अब देखो ये जो है एंडेमिक टू न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो है डिक्लाइन हो गए हैं, नंबर्स में डिक्लाइन हो गए हैं, बट द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ द रेप्टिलियन ऑर्डर राइनोसेफेलिया। ठीक है, तो रेप्टाइल ऑर्डर के जो है सिर्फ एक ही ये लिविंग मेंबर हैं जो कि कौन से हैं बेटा? राइनोसेफेलिया ऑर्डर के एक ही ऐसे मेंबर हैं जो कि प्रेजेंट है। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे? लिविंग फॉसिल्स में। तो अगर आपको लिविंग फॉसिल्स की बात की जाए तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बच्चों, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एविडेंस पे, दैट इज बायोकेमिकल एविडेंस। अब जो है नेक्स्ट एविडेंस है बायोकेमिकल एविडेंस। तो देखें क्या है? प्रोटीन एंड डीएनए सीक्वेंसेस कैन बी यूज्ड टू मैप द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियस है भाई, डीएनए ये तो बहुत अंदर वाली चीज़ हो गई ना बच्चों। क्या हो गई? बहुत अंदर वाली चीज़ होगी। ह्यूमंस जो है कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं विद चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? ऑब्वियसली डीएनए, जेनेटिक मटेरियल से पता चला बच्चों, जेनेटिक मटेरियल से। ठीक है, अगर हम ऑर्गन
ये ओरेंगुटान, गोरिल्ला, बोनोबो, चिंपैंजी और ह्यूमन का देखें तो कुछ काइंड ऑफ सिमिलरिटी जो है स्ट्रक्चर्स पाए गए किसके सीक्वेंसेस में, प्रोटीन या डीएनए सीक्वेंसेस में. नाउ similarities in proteins and genes performing a certain function among diverse organisms give hints about common ancestry. So basically these are the also examples जहाँ पर पता चलता है कि हाँ भाई हाँ, आप जो है वही मंकीज, बंदर से इवोल्यूट हो गए ह्यूमन बींग्स बने हो. ठीक है, तो ये एंसेस्ट्री जो है पता लगता है कैसे, सिमिलरिटीज जो है प्रोटीन्स या डीएनए या जीन्स में पता लगता है. ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि वो भी एक सिमिलर फंक्शंस जो है कर रहे हैं. ठीक है, these biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. मतलब different species है but similarities हैं किसमें, इनके डीएनए या जीन्स के परफॉर्मिंग में. ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पर इस टाइप के एविडेंसेस को बोलते हैं बायोकेमिकल एविडेंस. नाउ द नेक्स्ट एविडेंस इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. क्या है बेटा, बायोजियोग्राफिकल. अब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया भी हुआ है. अब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में, डिटेल्ड वे में देखिएगा. तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ बोर ना होए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है बच्चों, और कंटिन्यू करना है इस सेशन को. और अगर अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बेटा. और अगर आपके दोस्तों को भी परेशानी हो रही है याद करने में तो ये चैप्टर, ये इस वीडियो की लिंक जो है उनके साथ भी शेयर करें, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए. ठीक है, चलिए बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. नाउ अब देखो बेटा, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का ही एग्जाम्पल था गैलापागोस आइलैंड, जो कि मैंने आपको बताया भी था. गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस थे जिनको हमने बोला था डार्विन्स फिंचेस. क्या बोला था बच्चों, डार्विन्स फिंचेस. ये साउथ अमेरिका से इधर आई और इन्होंने क्या हुआ, क्योंकि इनके पास ना बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो फूड हैबिट्स था वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से इनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो है बीक के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले. ठीक है, तो इन्हीं को हमने क्या कहा था, डार्विन्स फिंचेस. फिर मैंने आपको बताया था नेचुरल सिलेक्शन. मैंने आपको इनके बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि वहां पर मॉथ्स थे. मॉथ्स क्या बेटा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन मॉथ्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले जो मॉथ्स थी, जो व्हाइट कलर की, इस तरह की कलर्ड के थे, और जो डार्क विंग्ड. फिर अब देखो बच्चों, जब व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थे, मैंने ऑलरेडी बोला कि जो ट्रीज के ट्रंक थे वो नॉर्मल कलर के थे. तो जब ये बैठते थे तो क्या होता था बच्चों, जब ये बैठते थे तो उतना पता तो नहीं चलता था, क्योंकि नॉर्मल कलर था, समझ में नहीं आता था. ठीक है, तो प्रेडेटर्स जो है इतना इनको मतलब हंट नहीं कर पाते थे. बट जैसे ही आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ बेटा, जो पेड़ बहुत ज़्यादा धुआं निकला और उसकी वजह से पेड़ों के तने जो है वो काले पड़ गए. ठीक है, तो अब कुछ मॉथ्स ने इनके विंग्स जो है उनका कलर ब्लैक कर लिया. कैसा बेटा, इन ब्लैक कलर. तो जब वो काले ट्रंक पे ये ब्लैक वाले बैठते थे मॉथ्स, तो प्रेडेटर्स को पता ही नहीं चलता था और वो हंट नहीं कर पाते थे. वेयर एज अब ये ब्लैक ट्रंक पे जब ये व्हाइट वाले मॉथ्स बैठते थे तो इनको पता चल जाता था और ये तुरंत से ही बेचारे मर जाते थे. तो आप समझ रहे हो, तो ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ बेटा, क्योंकि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस मॉथ्स ने अपना जो है ये कलर चेंज किया, उन्हीं का क्या हुआ बेटा, नेचुरल सिलेक्शन हुआ. उन्हीं को एनवायरनमेंट ने, उन्हीं को नेचर ने क्या किया, सेलेक्ट किया. तो इन इंग्लैंड बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन कलेक्शन ऑफ मॉथ्स वाज डन इन 1850s. क्लियर, समझ में आया बच्चों. तो ये थी आपकी मॉथ्स की स्टोरी. ठीक है, अब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर मैं एक बार और इस यहाँ पर क्या लिखा है अपन देख लेते हैं. ड्यूरिंग दैट पीरियड द ट्री बार्क्स वर कवर्ड विथ थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकेन. उस टाइम पे क्या था बेटा, वाइट कलर्ड लाइकेन जो है मतलब पूरा डिस्पर्स था ट्रीज के ट्रंक पे, बार्क्स पे. एज अ रिजल्ट लाइटर कलर जो मॉथ थी वो वेरी इजिली स्पॉट नहीं होती थी बाय द प्रेडेटर्स. बट ऑन द कंट्रेरी द डार्कर, उस टाइम पर डार्कर मॉथ जो है वो इजिली स्पॉट हो जाती थी, तो प्रेडेटर्स उनको क्या करते थे, हंट कर लेते थे. ठीक है, तो धीरे धीरे हेंस व्हाइट कलर्ड मॉथ्स वेर फाउंड मोर कॉमनली देन डार्कर मॉथ्स उस टाइम पर. ठीक है, जब पॉल्यूशन लेवल क्या था बच्चों, जब पॉल्यूशन लेवल क्या था, कम थी. पॉल्यूशन लेवल क्या थी, कम थी. ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गई, पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गई. क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई ना बच्चों, पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, क्योंकि स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज, एंड रिजल्ट की वजह से क्या हुआ, ट्री ट्रंक्स जो है बिकेम डार्क. ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट की वजह से. ठीक है, लाइकन्स जो है, तो ऐसे पॉल्यूटेड एरियाज में लाइकन्स नहीं
क्या कहते हैं इसे, ग्रो करते हैं। तो लाइकेंस को हम एज अ पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी मान सकते हैं, राइट। इन दिस सिनेरियो द मेलानाइज्ड मॉथ्स वेर एट एडवांटेज सिंस दे वर नॉट वेरी इजीली स्पॉटेड बाय द प्रीडेटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये मेलानाइज्ड मॉथ्स जो थे वो एडवांटेज में थे क्योंकि उनको जो है नहीं प्रेडेटर स्पॉट कर पाते थे और जिसकी वजह से वो बच जाते थे भाई। ऑन द कंट्रारी लेकिन व्हाइट कलर्ड मॉथ्स जो है अब इनका पहले वाला हाल हो गया, अब इनका वो मस्त वाला एरा खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियरली स्पॉट हो जाते थे और प्रेडेटर्स जो है इनको डार्क बैकग्राउंड में इजिली कैच कर लेते थे। As a result, the number of white moths decreased, whereas the number of melanized moths increased. तो बेटा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, ब्लैक मॉथ को, और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, व्हाइट मॉथ्स को, व्हाइट विंग्ड मॉथ्स को। क्यों बेटा, रीजन क्या है इसका, तो इसीलिए कहते हैं कि वक्त के साथ बदलते रहो क्योंकि नेचर को सेलेक्ट तो करना है। अब जैसे अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो वक्त के साथ पढ़ते रहो अच्छे से, तब भी सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पता चला कि मिक्स्ड पॉपुलेशन में दोज दैट कैन बेटर अडॉप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये क्लियर था मेलानिज्म का। अब यहाँ पर एक सवाल है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन प्लांट स्टेम एंड लीफ टेंड्रिल्स आर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, किसका एग्जाम्पल बच्चों, प्लांट स्टेम एंड लीफ टेंड्रिल्स, किसका एग्जाम्पल है, एनालॉगस स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये आपको एग्जांपल्स इस तरह से याद रखने हैं अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। और आपको पता है बच्चों कि एग्जाम में इवोल्यूशन चैप्टर का बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एसर्शन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्या ये सही है? रीजन आइज ऑफ एन ऑक्टोपस एंड होमो ह्यूमंस आर बोथ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, बताइए बेटा। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन जो है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडप्टिव रेडिएशन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जब तक आप इसको नहीं समझोगे बच्चों, तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब एडप्टिव रेडिएशन जो है ना, ये एक चीज से कनेक्टेड है, जरा मैं बताऊं। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरियाज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड literally radiating to other areas of geography habitats is called adaptive radiation. So basically यहाँ पे क्या हुआ, different species एक geographical area में थी। ठीक है बेटा, different species एक geographical area में थी एक point पे, and literally अब क्या होगी, धीरे धीरे बहुत सारे other areas में क्या होगी बेटा, ये radiate हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्यों, और फिर जैसे ये बहुत सारे एरियाज डिफरेंट एरियाज में रेडिएट हुई, वैसे वैसे इनके अडेप्टेशंस क्या हो गए, चेंज हो गए, इन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया दूसरे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एडप्टिव रेडिएशन। जैसे कि एग्जांपल है मार्सुपियल एंसेस्टर, एडप्टिव रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्सुपियल एंसेस्टर, जिसमें मैंने आपको बताया भी था लास्ट सेशन में बेटा, मार्सुपियल्स और द पाउच्ड मैमल्स इन द ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कंटिनेंट। ठीक है, तो ये सारे ही जो क्या है दूसरे एरिया में जो है चले गए थे, जिनकी वजह से इनके एडेप्टेशंस डिफरेंट हो गए, और आप देख रहे हो इनके थोड़े थोड़े लुक भी काफ़ी हद तक चेंज हो गए। बट एंसेस्टर्स क्या है, सिमिलर है बच्चों, क्या है, सिमिलर है, बस ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, क्योंकि बच्चों जो अडॉप्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए उन्हीं को नेचर क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी, और इसी को तो क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, राइट। प्लासेंटल्स वर्सेस मार्सुपियल्स। अब यहाँ पर देखो बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं और प्लासेंटल मैमल्स हैं। इनमें क्या हुआ, रिजेंबल टू सर्टेन एक्सटिंक्ट, लीड सिमिलर लाइफ्स, इनका दोनों का सिमिलर लाइफ था, लिव इन सिमिलर हैबिटेट। तो ऐसे ही इवोल्यूशन को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बट फंक्शंस क्या है, सिमिलर हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बट फंक्शंस क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लासेंटल्स वर्सेस मार्सुपियल्स, तो आप समझ रहे हो एग्जांपल्स में एंटीटर, लीमर एंड स्पॉटेड कस्कस एंड नुम्बैट। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, वुल्फ, फ्लाइंग फैलेंजर, तस्मानियन टाइगर कैट एंड तस्मानियन वुल्फ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये सारे का क्या था, फंक्शंस वगैरह सिमिलर ही, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट थी बट फंक्शंस क्या थे बच्चों, सिमिलर थे। देख रहे हो, ये भी फ्लाइंग है, ये भी फ्लाइंग है। ठीक है, ये तस्मानियन टाइगर कैट आप देख रहे हो, सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी बेटा, आप देखो सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो है बच्चों, ये आपका चैप्टर जो है एविडेंसेस वाला खत्म होता है। अब बस एक और लेक्चर रह गया बच्चों इवोल्यूशन का, तो भूलना मत देखने के लिए। ठीक है, और ठीक है,
और अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो हमारा जो है नीट का क्रैश कोर्स इट्स ऑलरेडी गोइंग लाइव, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही कम वक्त रह गया है, अगर आपको अभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब आपको जो है अभी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके जूनियर्स या फिर आप ही प्रिपेयर करना चाहते हो आगे नीट के लिए और आपने बोर्ड्स का एग्जाम कंप्लीट कर दिया और आप इस चैनल पर इसलिए आए हो कि चलो पहले थोड़ा सा तो देख लेते हैं कि नीट के लेक्चर्स में एग्जैक्टली होता क्या है या नीट के सिलेबस में क्या होता है, तो बच्चों आपके लिए है 11th वाले बच्चे जो 12th में अभी जाने वाले, उनके लिए ये बैच है संजीवनी बैच, जो कि 1 ईयर का बैच है। एंड यस, अगर आप अभी से अभी इनरोल करते हो तो यू विल गेट अप टू 40% डिस्काउंट, तो इंतजार मत करो बच्चों। और मुझे लगता है कि आपको अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि बैच कब स्टार्ट होगा या कुछ भी, बिकॉज अब बेटा देर मत करो, टाइम बहुत कम है, 1 साल आपके पास है और बिल्कुल दम लगा के और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके बेसिक्स सही नहीं है तो उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम आपके बेसिक्स से लेकर डेप्थ तक ठीक कराएंगे सारी चीज़ें, ताकि आपको नीट में आए परफेक्ट पास एंड यू विल गेट दैट 1 MBBS सीट। ओके, तो ये रही हमारी संजीवनी बैच दैट इज जस्ट फॉर 12th क्लास, ओके, जिसमें हम 12th प्लस वी आर गोइंग टू कवर द 11th टॉपिक्स एज वेल। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना बेटा कि सिर्फ और सिर्फ 12th कराएंगे, नो, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक 11th या 9th 10th के बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे की चीज़ें नहीं कर पाओगे। बच्चों जल्दी जल्दी इनरोल करो क्योंकि आपके 12th के बोर्ड्स भी होंगे। मैं यही चाहती हूँ कि आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए एज वेल एज फॉर नीट, और बेसिक्स भी आपका अच्छा रहे। ये सब अगर आपको चाहिए विथ पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम अस, देन प्लीज गेट इनरोल्ड एट iQuanta, ओके। और इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, दैट इज जो आपको हमारे कमेंट में मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट में, जहां पर हमारी वेबसाइट की लिंक डली हुई है। सो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लिंक बिलो। नेक्स्ट वन इज हमारा जो है नीट ड्रॉपर बैच है, जो कि तपस्या बैच है। ये तो बेटा यहाँ पर आप जो है जब एग्जाम दे दोगे, अगर भगवान करे आपका बहुत अच्छा हो, और बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, गॉड ब्लेस यू गाइस, ठीक है। एंड अभी जो है नीट फुल कोर्स है, दैट इज 2 ईयर कोर्स। और अगर अभी से अगर आपने बोर्ड्स के एग्जाम दे रखे हैं और आपको 2 ईयर कोर्स, क्योंकि अब बेटा ज़्यादा वक्त नहीं है, अब मत बैठो घरों में और बस शुरू हो जाओ अपनी नीट की तैयारी में, तो बस लग जाओ नीट प्रिपरेशन में। और उसके लिए आप हमारे iQuanta में 2 ईयर कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर आपको हम कराएंगे 9th-10th के बेसिक्स से स्टार्ट एंड विल गो टिल 11th एंड 12th। तो अगर अभी आप करते हो तो आपको मिलेगा 1-to-1 डाउट सेशंस फॉर 9th एंड 10th सिलेबस एज वेल, जो कि आपके बेसिक्स वीक है, क्योंकि मुझे पता है जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे की चीज़ें जो है नहीं कर पाओगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी आओ और इनरोल करो। कमेंट हमारे पिंड कमेंट में वेबसाइट की लिंक डली है, तो जल्दी से गो एंड टैप ऑन द लिंक बिलो, ठीक है। और अभी अगर आप यहाँ पर ये इनरोल करते हो तो यू विल गेट दैट ऑफर, 40% डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, 40% डिस्काउंट मिल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर। एंड दूसरी चीज, यू आर गोइंग टू गेट दैट 1-to-1 डाउट सेशंस फ्रॉम आवर टॉप टायर फैकल्टीज। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन, कम एंड लेट्स गेट एनरोल्ड एंड लेट्स रॉक द नीट प्रिपरेशन, ओके। और बस यही है, दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर इंस्टाग्राम चैनल, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे अबाउट एवरीथिंग, अबाउट पढ़ाई से लेकर ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट नीट प्रिपरेशन। तो बस जल्दी से जाओ और neet.iQuanta पेज को फॉलो करो। और आप हमारे यूट्यूब पर ऑलरेडी हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि वहीं सर तो क्या होगा, जब भी न्यू लेक्चर्स डलेंगे, और हमारे हर दिन लेक्चर्स जा रहे हैं बच्चों, फ्री वाले लेक्चर्स, फ्री 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 बेटा फ्री है, तो क्यों नहीं देखना है, आओ और देखो। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब ये वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ ग्रेट सेशन विद ऑल ऑफ यू एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पर इवोल्यूशन फिनिश होने वाला है। और बस उसके बाद हम जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एंड आई एम गोना डू दैट फॉर यू गाइस। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, एंड यू आर गोना डू योर बेस्ट, यू आर गोना गेट दैट 1 MBBS सीट। थैंक यू।